Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। क्या है आज दिन की बड़ी खबरें? टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा किसानों का विरोध प्रदर्शन, जिसका उत्स दिल्ली के मुहाने पर स्थित यूपी है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है। क्या है इनकी मांगे? दिल्ली यूपी बॉर्डर आज सुर्खियों में क्यों आया? इसके बाद संसद का रुख करेंगे, दो पर्चों की चर्चा, केंद्र सरकार का व्हाइट पेपर और कांग्रेस का लाया हुआ ब्लैक पेपर। एजेंडा एक दूसरे को टारगेट करना। इन बयानबाजियों का जिक्र करेंगे, फिर रुख करेंगे ओडिशा का, जहां कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति का एक संदर्भ में जिक्र किया और उसके बाद नए सिरे से पड़ताल शुरू हो गई ओबीसी कौन की। और आखिरी में आपको बताएंगे देश के मिजाज के बारे में, इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन सर्वे। अगर अभी चुनाव हुए तो देश के नागरिक किसकी सरकार बनाने के मूड में है, राज्यवार क्या स्थिति है, कौन से गठबंधन किस हाल पर है। लेकिन सबसे पहले दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी महाराष्ट्र से, जहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सिद्दीकी ने खुद इसकी जानकारी दी, अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मैंने एक युवा के रूप में कांग्रेस ज्वाइन की। 48 वर्षों तक चलने वाली एक महत्वपूर्ण यात्रा रही। आज मैं तत्काल प्रभाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। ऐसा बहुत कुछ है जिसे मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, पर जैसा कि कहा जाता है कुछ चीज़ें अनकही रह जाएं तो बेहतर। सभी को धन्यवाद जो इस यात्रा का हिस्सा रहे। कांग्रेस को छोड़ने के बाद बाबा सिद्दीकी अजित पवार के एनसीपी में शामिल होंगे। सिद्दीकी के बेटे जीशान ने पिछले दिनों अजित पवार से मुलाकात भी की थी। बाबा सिद्दीकी बांद्रा विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े मुस्लिम चेहरों में माने जाते हैं और अभी उनके बेटे जीशान विधायक हैं। दूसरी सुर्खी आरबीआई से जुड़ी हुई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज बताया कि उन्होंने पेटीएम पर एक्शन क्यों लिया। शक्तिकांत दास ने कहा, पेटीएम को पर्याप्त समय दिया गया लेकिन उन्होंने सुधार नहीं किया। कोई संस्था नियमों से नहीं चले तो हमें एक्शन लेना ही होगा। हम एक जिम्मेदार नियामक हैं। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों के बहुत सारे सवाल मिले, हमने उन्हें नोट कर लिया। उसके आधार पर हम अगले 1 हफ्ते तक FAQ यानी सवाल जवाब जारी करेंगे। वहीं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा कि लगातार गैर अनुपालन यानी नॉन कंप्लायंस के बाद पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। Context, as you all know, that this is a supervisory action on a regulated entity for a persistent non-compliance. Second, such supervisory actions are invariably preceded by months and at times years of bilateral engagement, where we not even pointing out, not only pointing out the deficiencies, but also provide more than adequate time for them to take corrective action. सुर्खियां समाप्त, अब बारी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात किसानों के आंदोलन की। ये दृश्य देखिए। इसमें आपने क्या देखा? वज्रवाहन जिनका इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति में होता है, ड्रोन कैमरे निगहबानी को पहना करते हैं, रिंग रिंग कर बढ़ता ट्रैफिक और हुजूम की शक्ल में नारेबाजी और प्रदर्शन करते लोग। ये तमाम दृश्य एक दूसरे से संबंधित हैं। अब मामला समझते हैं। दिल्ली सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हजारों किसानों ने 7 फरवरी को महापंचायत कर आज यानी 8 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया था। इसे सुनकर सबसे पहले नोएडा प्रशासन ने धारा 144 लागू की और आज जब किसानों का हुजूम दिल्ली की ओर बढ़ रहा था तब दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोका। नतीजा, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भीषण जाम। 1-2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए? हर जगह जाम है। हाईवे से आ रहा हूँ, वहाँ तो ले जाने नहीं दिया, पैदल से आया। इतना जाम है, सुबह से परी चौक से ही जाम है। आज परी चौक से जाम है? परी चौक से सुबह से 5 वहाँ से चला 3 किलोमीटर सुबह 8 बजे से जाम है और अब आया हूँ सेक्टर 18 से पैदल। गाड़ी लेने से फायदा क्या होगा बताओ? पैसा भी जा रहा है, टाइम इससे तो पैदल तेज चल रहा हूँ मैं। कुछ देर बाद ही खबर आई कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही कई जगहों पर रूट भी डाइवर्ट हुआ, जिसकी जानकारी पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके दी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर पुलिस अधिकारियों ने किसानों से बात की, पर कोई असर नहीं दिखा। इस बाबत गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर शिवहरी मीणा ने क्या बताया, सुनिए। तो निश्चित रूप से जो सुरक्षा है वो पुख्ता की गई है। साथ ही साथ किसानों से भी वार्ता हमारी कंटिन्यू जारी है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आकलन किया गया है। बॉर्डर 24 आवर्स सील किए गए हैं, तो किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं होगी। आपने प्रदर्शन देखा, अब इसके पीछे की वजह समझते हैं।
नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर के किसान करीब 2 महीने से नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और अंसल बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें कई किसान संगठनों का समर्थन भी हासिल है। ये किसान लंबे वक्त से नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अधिकृत अपनी जमीनों के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा और जमीन देने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा और ये भी गौतम बुद्ध नगर के 3 प्राधिकरण यानी नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में दर्ज किसानों की परेशानी एक जैसी है। अधिकृत जमीनों के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा और इसकी 10% कीमत का प्लॉट, युवाओं को रोजगार जैसी मांगे भी हैं। किसानों ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने अथॉरिटी को जो कृषि योग्य जमीन विकास कार्यों के लिए दी थी उसके बदले उन्हें आबादी की जमीन का केवल 6% ही मिला। यह लड़ाई अधिग्रहण की है। यहाँ पर 1976 में अधिग्रहण किया गया और आज तक जमीनों का अधिग्रहण किया गया है और उनकी एवज में किसान को 10% आवंटन का एक भूखंड दिया जाता है, वो उन्होंने नहीं दिया है। एक आबादी का निस्तारण जो आज तक सरकार ने और यहाँ के प्राधिकरण ने नहीं किया है, जिससे त्रस्त होकर 2 महीने से यहाँ पर किसान धरने पर थे और 1976 से लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, परंतु उनकी लड़ाई को यहाँ पर दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे किसान त्रस्त होकर आज दिल्ली की तरफ जा रहा है। इनकी सरकार को बात सुननी चाहिए, क्योंकि जमीनें तो ये धोखे से ले ली है, परंतु उन जमीनों की एवज में जो उनको प्रॉफिट देना था वो आज तक नहीं दिया है। कोई भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है, जबकि हम कोई कत्ली नहीं है, मर्डरी नहीं है, हमने कोई क्राइम नहीं किया है। अपनी मांग के लिए बैठे, पुलिस प्रशासन भी हमको टॉर्चर करता है, हमारी मात्र शक्ति को चोटें आती हैं। ये बात अच्छी है मैम जी, नहीं होना चाहिए। देखिए मीडिया भी जो होती है, आप बहुत अच्छे लोग हो, सभी की बात रखते हो, हम भी आपके सामने कह रहे हैं इस बात को, इन किसानों की सुनो, इनका केवल हक दे दो। इन मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हुई। किसान का हम नहीं बोल रहे, किसान लोग तो धरना बैठे यहाँ और किसान लोग वहाँ पर 1 साल तक बैठे, उनकी कोई चिंता उन्होंने नहीं की और 3 काले कानून लाके उन्होंने फिर बाद में वापस लिया। इस खबर के आपके पहुंचने तक बहुत सारे लोग अभी भी दिल्ली नोएडा के बीच आवाजाही नहीं कर सके और किसानों का गतिरोध जारी है। ग्राउंड पर क्या स्थिति है, सुनिए मौके पर मौजूद पत्रकारों को। आज पूरे दिल्ली एनसीआर में भयानक ट्रैफिक जाम रहा और उसकी वजह थी जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के 140-150 जो गांव पड़ते हैं, उनके किसानों की महापंचायत थी। आज उन किसानों का उद्देश्य था कि वो दिल्ली की ओर कूच करें, संसद का घेराव करें, पार्लियामेंट में जो इनके जनप्रतिनिधि बैठते हैं और देश के जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें, उनकी जो मांगे हैं वो सुनी जाए, ऐसा उनका कहना था। तो जब हम प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचे जहां पर किसानों को रोका गया था, ये दिल्ली एनसीआर का जो बॉर्डर पड़ता है, जहां पर दलित प्रेरणा स्थल है नोएडा सेक्टर 18 के पास, वहां इनको रोक दिया गया था। वहां से दिल्ली का रास्ता पड़ता है। तो हज़ारों की संख्या में करीब किसान वहाँ पर मौजूद थे और उनका कहना था कि हमारी मुख्यतः 2 ही डिमांड है। पहली तो ये कि हमसे जो ज़मीन ली गई और उसके एवज में हमें वादा किया गया था कि 90% ज़मीन का तो कॉम्पनसेशन मिलेगा और 10% जो ज़मीन है उसको सरकार उनको देगी, उसको डेवलप करके, ताकि वो अपना जो भी घर बनाना है या जो भी मतलब दुकान वुकान डालनी है आगे के काम के लिए वो कर सके। लेकिन ना तो पूरी तरह से कॉम्पनसेशन मिला, मतलब पैसे भी पूरे नहीं मिले, और ना ही ज़मीन उनको मतलब वो मिली जो 10% ज़मीन का वादा किया गया था, ऐसा किसानों का आरोप है। उनका ये भी कहना था कि हम बहुत लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, लेकिन हमारी नहीं सुनी जा रही, इसलिए आज हमने फिर दिल्ली कूच करने का फैसला किया। पूरे दिन भर उनका ये प्रोटेस्ट चला, चक्का जाम रहा। नोएडा अथॉरिटीज़ की ओर से किसानों के साथ बातचीत की जा रही थी, उनको रोकने की कोशिश पुलिस बल के साथ तैनात करके की गई। उसके बाद देर शाम करीब 6:30-7 बजे किसानों के बीच और प्रशासन के बीच बातचीत में ये तय हुआ कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन होगा और अगले 7 दिन के अंदर जो राज्य के भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ इन किसानों की बातचीत करवाई जाएगी और जो भी समस्या है उस पर इनका मतलब निदान करने की कोशिश होगी। लेकिन किसानों का कहना है कि उनका प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा। वो बॉर्डर एरिया से जहाँ से दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे वो वहाँ से तो हट गए, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इलाकों में एनटीपीसी वगैरह के आगे जहाँ वो प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं वहाँ वो अपना जो विरोध है, धरना है, प्रदर्शन है, उसको जारी रखेंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का भी ऐलान किया है। पुलिस तो मुस्तैद है ही, केंद्र सरकार ने भी एक्टिव होकर सूत्रों के हवाले से ये खबर रिलीज करवाई कि 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा 8 फरवरी को चंडीगढ़ में किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे ताकि उनको शांत कराया जा सके, उनकी मांगों को समझा जा सके। किसानों की खबर यहीं तक। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के आंदोलन के बाद बात संसद की। आज राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, उसके पहले ही दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर से तस्वीरें आने लगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हाथ में एक बड़ा सा काले रंग का कागज लेकर खड़े थे। कहा गया कि ये ब्लैक पेपर है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल की नीतियों पर उनका टेक। हमने आपको बीते शो में बताया था कि भाजपा यूपीए सरकार के 10 साल की आर्थिक नीतियों पर एक व्हाइट पेपर पेश करने वाली है। बीजेपी ऐसा करती, उसके पहले ही कांग्रेस ने अपना ब्लैक पेपर पेश कर दिया। और इसमें था क्या? 2012 में कुल बेरोजगारी उनके मुताबिक 1 करोड़ लोगों की थी, 2022 में बढ़कर 4 करोड़ हो गई। 10 लाख स्वीकृत पद खाली हैं, हर 3 में से 1 व्यक्ति नौकरी तलाश कर रहा है। गैस, तेल, डीजल और खाने पीने के सामान में 37 से 120% तक की बढ़ोतरी। 2014 से 2024 तक कच्चे तेल की कीमत 20% तक गिरी। कीमत $100 प्रति बैरल से $79 प्रति बैरल पर आ गई। इसके बावजूद देश में तेल के दाम बढ़ाए गए। जीएसटी ने रोजगार देने वाले छोटे बिजनेस को बर्बाद किया, ये भी इल्जाम लगाया कांग्रेस ने। और ये भी कि मोदी सरकार के कार्यकाल में महिलाएं, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के खिलाफ घोर भेदभाव हुआ, उनका गंभीर रूप से उत्पीड़न। 2013 की तुलना में 2022 में SC, ST समुदाय के खिलाफ अपराध 48% बढ़े। 2022 में बतौर कांग्रेस भारत में बलात्कार के कुल 31,516 मामले दर्ज किए गए। प्रतिदिन 86 बलात्कार की घटनाओं का औसत है। ये मामले बढ़ रहे हैं, ऐसा कांग्रेस ने इल्जाम लगाया। और ये भी कि सजा की दर सिर्फ 27.4% है। कांग्रेस का एक इल्जाम और कि चीन ने हमारी सैकड़ों किलोमीटर भूमि पर कब्जा किया, पर मोदी सरकार चुप है। 4 साल तक मोदी सरकार ने अपनी डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, लाए, जस्टिफाई यानी DDLJ नीति के तहत 6 दशक की सीमा से जुड़ी सबसे बड़ी नाकामयाबी को कवर करने का प्रयास किया। चीनी सैनिक भारतीय पेट्रोलिंग सैनिकों को लद्दाख के देपसांग और डेमचोक मैदान तक जाने से रोक रहे हैं। भारतीय सैनिक अपने 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में 26 खो चुके हैं। मोदी सरकार चीन के सामने बफर जोन बनाने के लिए सहमत हो गई, जिसके तहत भारत आगे के क्षेत्र का अपना दावा छोड़ देगा। ये कांग्रेस ने अपने ब्लैक पेपर में दावा किया। बता दें कि कांग्रेस किसी पॉइंट पर 2 दिन पहले टेलीग्राफ ने भी एक खबर छापी थी, जिसमें सेना के पूर्व अधिकारियों ने दावा किया कि भारत लद्दाख के कई इलाकों में बफर जोन बनाने पर सहमत हो गया है। ये जोन भारतीय सीमा के अंदर आता है। जोन को बनाने का मतलब भारत और चीन की सेनाओं को अपनी पोजीशन से पीछे हटना होगा और हमारी सेना के सीमा के कुछ हिस्से बफर जोन में रहेंगे। जबकि सही ये होता कि दोनों देशों के बीच जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, बफर जोन, वहाँ बनाया जाता। अखबार ने पूर्व सैनिकों के हवाले से ये खबर छापी, इस पर अभी कोई भी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। बफर जोन क्या होता है? एक ऐसा हिस्सा जहां दोनों ही देशों के सैनिक नियमित पेट्रोलिंग नहीं कर सकेंगे। ब्लैक पेपर में इसके अलावा ईडी को लेकर आरोप लगाया गया। कहा गया कि 2014 के बाद राजनेताओं के खिलाफ इसके मामलों में 5 गुना वृद्धि हुई और 95% लोग विपक्ष से जुड़े हैं। एक डेटा भी कांग्रेस ने पेश किया जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में भी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों ने 40,000 करोड़ का मुनाफा कमाया, जबकि हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। कृषि सब्सिडी में भी कमी का आरोप लगाया। कांग्रेस के इस ब्लैक पेपर की प्रति पत्रकारों के ग्रुप में घूमी। कुछ ही देर बाद पीएम मोदी राज्यसभा में नजर आए। उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बतौर सांसद और बतौर प्रधानमंत्री गतिविधियों और कार्यशैली की सराहना की। क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह का नाम उन 56 सांसदों में शामिल है जो आज संसद से रिटायर हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी तो मनमोहन सिंह व्हीलचेयर पर वोट करने आए। फिर उन्होंने कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर तंज कसा और कहा कि ये मोदी सरकार के कार्यकाल पर काले टीके की तरह है। देखिए उनके भाषण की झलकियां। ये सदन हर 2 वर्ष के बाद एक नई प्राण शक्ति प्राप्त करता है, एक नई ऊर्जा प्राप्त करता है, एक नए उमंग और उत्साह का वातावरण भर देता है। और इसलिए हर 2 साल में जो होने वाली विदाई है, वो विदाई एक प्रकार से विदाई नहीं होती है, वो ऐसी स्मृतियों को यहां छोड़ करके जाते हैं जो स्मृतियां आने वाली जो नई बैच होती है उनके लिए ये अनमोल विरासत होती है। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहां कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है तो
परिवार में एक आध स्वजन आ जाता, अरे किसी की नजर लग जाएगी, इसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। मोदी के इस भाषण पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नमूदार हुए और उन्होंने ये जवाब दिया। सर, ये अपर हाउस एक परमानेंट हाउस है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधि यहाँ आते हैं, परिवर्तन और कंटिन्यूटी जारी रहती है। हमारा हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता। हो सकता है मोदी साहब का हाउस डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन हमारा और आपका हाउस डिसॉल्व नहीं हो सकता। ये चलते रहते हैं। इन बयानबाजियों के कुछ घंटों के भीतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में बहुचर्चित व्हाइट पेपर भी टेबल कर दिया। क्या था इसका की कंटेंट? साल 2004 में यूपीए सरकार को एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मिली जो आर्थिक सुधारों के लिए तैयार थी, लेकिन सरकार ने अपने 10 साल कार्यकाल में व्यवस्था को नॉन परफॉर्मिंग बना दिया। 2004 और 2008 के बीच पूर्व की एनडीए सरकार के सुधार और अनुकूल वैश्विक परिस्थितियों के कारण अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। यूपीए सरकार ने विकास का श्रेय लिया, लेकिन इसे मजबूत करने के लिए कुछ किया नहीं। इसके बाद साल 2008 में जब दुनिया भर में मंदी आई तो यूपीए सरकार ने देश की आर्थिक नींव को कमजोर किया। इन 10 सालों के समय केंद्र सरकार की बाजार से ली गई उधारियों में बढ़ोतरी हुई। खराब पॉलिसी मैनेजमेंट के परिणाम स्वरूप यूपीए सरकार ने सामाजिक क्षेत्र की कई योजनाओं में बड़ी मात्रा में धन खर्च नहीं किया। एक और इल्जाम इस व्हाइट पेपर में कि यूपीए सरकार को जुलाई 2012 में इतिहास की सबसे बड़ी बिजली कटौती के लिए भी याद किया जाएगा, जिसमें 62 करोड़ लोग अंधकार में चले गए और देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार और घोटालों का निर्णय लेने की प्रक्रिया ठप होने का इल्जाम भी लगाया गया इस व्हाइट पेपर में, और कहा गया कि सरकार ने कई हथियारों की खरीद में देरी की। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं को गलत तरीके से कार्यान्वित करने का भी इल्जाम लगा। यूपीए सरकार की नीति निष्क्रियता और गलत कदमों ने व्यापार करने में परेशानी पैदा की। इस वजह से मूल्यवान निजी निवेश कम हुआ और विकास और नौकरियों के रास्ते बंद हो गए, ये भी व्हाइट पेपर में लिखा है। यूपीए सरकार में नेतृत्व के संकट पर भी बात हुई। ये संकट तब जनता के सामने आया जब सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को फाड़ दिया गया। इसके अलावा श्वेत पत्र में सरकार ने तब और अब में अंतर जैसे बहुत सारे दावे किए। तब यानी यूपीए सरकार के अंत के वक्त देश में क्या स्थिति थी और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के खत्म होते वक्त क्या स्थिति है। केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली टैक्स में हिस्सेदारी कितनी बढ़ी, महंगाई की दर तब कितनी थी और अब कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तब से अब तक क्या बदलाव हुए, ऐसे बहुत सारे आंकड़े और दावे इस व्हाइट पेपर में दिए गए हैं। हमने लंटॉप के और भी वीडियोज में इन तमाम दावों के बारे में बात की है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। व्हाइट पेपर आने के बाद जवाब देने की बारी कांग्रेस की थी और उनकी ये प्रतिक्रिया आई। व्हाइट पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, कोई भी पेपर लो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मेहुल चौस्की की पेपर भी लाना चाहिए, नीरव मोदी को पेपर भी लाना चाहिए। वो भी पेपर तो बात है, अगर हो सके तो सब कुछ लाओ। आर पार की लड़ाई करने के लिए हम तैयार है कांग्रेस पार्टी। जब संसद के भीतर ये सब हो रहा था उस समय भारत न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ओडिशा में जनता के सामने भाषण दे रहे थे। सुनिए उनका बयान। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। इसे सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। राहुल गांधी का यह बयान वायरल होने के कुछ ही देर में एक सरकारी गजट वायरल हुआ। इस गजट पर तारीख थी 27 अक्टूबर 1999 की। इसमें गुजरात से 4 जातियों को ओबीसी की लिस्ट में डाला गया था, जिसमें से एक जाति थी तेली, यानी वो जाति जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। राहुल गांधी ने एकाधिक बात सही कही कि पीएम मोदी का जन्म सामान्य वर्ग में हुआ था और उनकी जाति को तत्कालीन भाजपा सरकार ने ओबीसी लिस्ट में डाला, लेकिन उस समय इस सरकार का नेतृत्व नरेंद्र मोदी
नहीं कर रहे थे। उस समय केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए थे और इन जाति समूहों के वर्ग की तरफ से लंबे समय से अपने पिछड़ेपन के चलते ये आवेदन दिया जा रहा था कि उनको ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया जाए। केशुभाई पटेल के जाने के बाद 2001 में नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद उन्होंने साल 2014 में इस पद से यानी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। राहुल गांधी ने अपने बयान में साल गलत गिनाया, 1999 की जगह 2000 कहा। इस बयान पर प्रतिक्रियाएं भी खूब आई, सुनिए। राहुल गांधी जी वो है जिन्होंने ओबीसी का अपमान किया और आज तक माफी नहीं मांगी। ये जो आज ओबीसी करते राहुल गांधी जी फिर रहे हैं, ये ओबीसी का अपमान करने वाले हैं। 2018-19 में इनके भाषण सुनिए, 3 साल इनके ऊपर मुकदमा चला, कोर्ट ने इनके खिलाफ निर्णय किया, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इनके खिलाफ निर्णय रहे, लेकिन अभी तक भी इनका अहंकार है कि उन्होंने ओबीसी समुदाय से माफी नहीं मांगी है। अब ये तय करेंगे कि कौन ओबीसी है, कौन ओबीसी नहीं है, कौन जो है वो जनता का जनप्रिय नेता है, कौन जनप्रिय नेता नहीं है। असल में ये ढोल भी जो है वो ढंग से नहीं बजा पाते, और ये ढोंग की ढोल भी अगर ढंग से नहीं बजा पाते तो इसी तरह से ढोल में पोल दिखाई पड़ेगा इनके। आपने राहुल गांधी का बयान, उस पर भाजपा और दूसरे दलों की प्रतिक्रिया सुनी, पर उत्सुकता इस बात की होती है कि किसी भी जाति को ओबीसी कैटेगरी में शामिल कैसे किया जाता है। इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी रिपोर्टर। देखिए, किसी भी जाति के बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में आने का तरीका ये होता है कि राज्य सरकारें जो होती है, अगर किसी राज्य में डिमांड उठ रही है या ज़रूरत महसूस की जा रही है संवैधानिक रूप से कि किसी खास जाति को किसी वर्ग में लाया जाए, खास कर अदर बैकवर्ड क्लासेस में लाया जाए, ओबीसी वर्ग में लाया जाए, तो राज्य सरकारें, उनके अधिकारी तमाम चीज़ों का अध्ययन करते हुए एक रिकमेंडेशन रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिकमेंडेशन रिपोर्ट ये भेजी जाती है एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। एनसीबीसी को भेजा जाता है। एनसीबीसी फिर एक पैनल का गठन करता है। ये पैनल इस मांग को, राज्य द्वारा की गई इस मांग को कई पैरामीटर्स पे एसेस करता है। उनका क्या कहते हैं, उनको समझता है कि क्या ये ऐसा, कि क्या ये राजनीतिक रूप से प्रेरित तो नहीं है, क्या इससे आरक्षण की संरचना को तो दिक्कत नहीं होगी, क्या इससे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी, क्या क्या पेच हैं, क्या क्या पेचीदगियाँ हैं, इनको एसेस करता है। अगर एनसीबीसी को सब दुरुस्त मिलता है, इस पैनल को सब दुरुस्त मिलता है, तो फिर इसको कैबिनेट को भेज दिया जाता है, यूनियन कैबिनेट को भेजा जाता है। फिर वहाँ पर एक इसका मसौदा तैयार होता है। मसौदा तैयार होने के बाद मतलब एक ड्राफ्ट बिल तैयार होता है। कैबिनेट पे पहले इस बिल को डिस्कशन के लिए रखा जाता है। उसके बाद कैबिनेट पहले अप्रूव करता है। उसके बाद वही होता है जो हर बिल के साथ होता है, आया है अब तक। ये बिल फिर दोनों सदनों में टेबल किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में। वहाँ पे डिस्कशन होता है बिल टेबल करने के साथ, फिर वोटिंग होती है लोअर हाउस में, फिर अपर हाउस में। उसके बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास जब जाता है, जो कि सारे सदनों से ये पास हो चुका है, कैबिनेट से अप्रूव हो चुका है, तो राष्ट्रपति इस पर दस्तखत करते हैं और गजट नोटिफाई करते हैं। जो हम गजट बार बार देखते हैं तो वो राष्ट्रपति द्वारा ही जारी किया भारतीय राजपत्र होता है, जिसमें उस प्रावधान में किए गए तमाम बदलाव होते हैं या किसी नए कानून को अगर किया गया है तो होता है। लेकिन हम जब यहाँ पे जातियों की बात करते हैं, उनके ओबीसी की लिस्ट में इंक्लूजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे बदलाव की बात वहाँ पे नोटिफाई होती है। और जिस तारीख से नोटिफाई होता है वो गजट, उसी तारीख से उन जातियों को जो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट है उसमें शामिल मान लिया जाता है। आखिरी बड़ी खबर जुड़ी है मूड ऑफ द नेशन से। इंडिया टुडे ग्रुप का वो सर्वे जो हर 6 महीने में होता है और बताता है कि इस समय जनता की राजनीतिक राय क्या है। ध्यान रहे, ये एग्जिट पोल नहीं है जो आमतौर पर अंतिम चरण के चुनाव के बाद जारी होता है, वो अलग है, ये अलग। इसे किया इंडिया टुडे और सर्वे एजेंसी सी वोटर ने मिलकर। पहले देश की मोटामाटी स्थिति क्या है वो जानते हैं। अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी को मिलेंगी 304 सीटें, कांग्रेस को 71 सीटें, अन्य को मिल सकती हैं 168 सीटें, यानी भाजपा को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। देश की स्थिति हमने बता दी। अगर आपको राज्यवार सीटें जानने की दिलचस्पी है तो आप ललन टॉप पर दिन भर वीडियो चले, हमने खुद लाइव भी किया है, वहां पर देख सकते हैं हर एक राज्य। यूपी में कैसे एनडीए को बढ़त हासिल हो रही है, बिहार में कैसे उनकी बढ़त घट रही है, कैसे बंगाल में वो अपनी बढ़त को इंटैक्ट रख पा रहे हैं, उड़ीसा में भी, और किस तरह से तमिलनाडु और केरल में अभी भी उनके लिए मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल उनकी टैली बहुत अच्छी है। कांग्रेस के लिए चिंता का विषय ये है कि उनके राज्य वाले जो जहाँ पे उनकी सरकार है, हिमाचल और कर्नाटक, ऐसे 2 राज्यों में
इंडिया ब्लॉक को बढ़त मिलती नहीं दिख रही। कर्नाटक में बहुत नॉमिनल और हिमाचल में उनके लिए निराशाजनक है। राज्यवार आप ये आंकड़े देख सकते हैं ललन टॉप के प्लेटफॉर्म पर। अब ये जान लेते हैं कि ये सर्वे होता कैसे है। 15 दिसंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 के बीच ये सर्वे कराया गया। जब ये सर्वे हो रहा था तब इंडिया गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड शामिल थी, लेकिन अब वो एनडीए के खेमे में है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी और जेडीयू एक साथ थे। फिलहाल इंडिया गठबंधन में बिहार से आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां हैं। आज के शो में इतना ही। देश के मिजाज पर अपनी टिप्पणी जरूर बताइए। देखते रहिए ललन टॉप शो और ललन टॉप। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।